दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुदर्मस यूट्यूब चैनल पर। हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड का एक मॉडल पेपर लाए हैं क्लास 10th साइंस का। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। 3 घंटे आपको 3 घंटे मिलेंगे। 70 नंबर का ये पेपर होना है। तो इस मॉडल पेपर को अगर आप पूरा देखते हो तो ये निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका पेपर सेम भी आ सकता है अगर कोड मैच करता है। अगर कोड नहीं भी मैच किया तब भी इसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपके हाफ ईयरली के लिए भी और बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड का ये पेपर है, तो ओएमआर के 20 प्रश्न सबसे पहले आएंगे। यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़, ठीक है, सभी, राजस्थान, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। सबसे पहला प्रश्न 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न करने होंगे, जो कि ओएमआर शीट मिलेगी। 20 प्रश्न उसमें भरने होंगे। गोला, काला या नीला करना होगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। क्या होता है? F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ठीक है, इसके हिसाब से अब अपना आप सिलेक्ट करो। R बराबर क्या हो गया? F बराबर R/2, ये हो गया। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। अब आपको बताना है ये कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उनमें से कोई नहीं। एक प्रश्न ये मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट करके बताओ। क्या बताना है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है, तो वो कैसा दर्पण होगा? समतल होगा, ठीक है, अवतल होगा, उत्तल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर होती है। 25 मीटर मत लगा देना, 50 सेंटीमीटर भी नहीं, 100 सेंटीमीटर भी नहीं, कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला या थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी ही तो बोलेंगे इसे। नेक्स्ट है हमारे पास कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो इनके लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा अवतल लेंस। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? हम जानते हैं लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, बैगनी रंग। ठीक है, कौन सा रंग? बैगनी रंग। नेक्स्ट हमारे पास कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अपवर्तनांक किस रंग के लिए कांच का अधिकतम होता है ये आपको बताना है। लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए या फिर हरे रंग के लिए। तो सर्वाधिक विचलन किसके लिए होता है? सर्वाधिक कांच का अपवर्तनांक किसके लिए होता है? अधिकतम ये होता है बैगनी रंग के लिए, और न्यूनतम किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए। तो यहां पर सही ऑप्शन है बैगनी रंग के लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद श्याम, इसके बाद लिखा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त? श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ? सिल्वर क्लोराइड या लेड नाइट्रेट या फेरस सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर प्रयुक्त होता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। इसके बाद क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान हम जानते हैं 7 से अधिक होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। उदासीन विलयन का 7 और अम्लीय विलयन का 7 से कम। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं CaSO4 × 2H2। ये जिप्सम का होता है, और जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ ठीक है। आधा अणु जल का यहाँ पर क्रिस्टलीय जल के रूप में
नमी के रूप में कह सकते हैं उपस्थित रहता है। और जिप्सम में कितने रहते हैं? जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल जल के रहते हैं। इसके बाद चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन, बी वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। इसके बाद वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है, ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण, अपचयन या संक्षारण। तो काली परत जम सकती है संक्षारण यानी जंग लगने के कारण। हर धातु पर अलग अलग प्रकार की जंग लगती है, जैसे कॉपर पर हरे कलर की जंग लगती है, लोहे पर भूरे और रेडिश यानी लाल कलर की जंग लगती है, इसी तरह से चांदी पर काली परत की तरह जंग लग सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच कितना होता है? तो हम जानते हैं कि जो जठर रस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, और इसका पीएच मान कितना होगा? HCl कैसा होता है? अम्ल होता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान 7 से कम होगा। कितना होगा? 7 से कम होगा। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितना होगा? 7 से कम। अगला प्रश्न है, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है, ठीक है, कौन सा? वृक्क है। मुख्य उत्सर्जी अंग त्वचा भी है, फेफड़े भी हैं, आहार नाल भी है, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है। इसके बाद अगला है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, पूर्ण पाचक रस है, क्या है? पूर्ण पाचक रस क्या होता है? आंतरीय रस, आग्नेयाशयी रस या पित्त रस या ये सभी? तो ये सभी क्या है? पाचक रस में आते हैं। आग्नेयाशयी रस हो, पित्त रस हो या फिर आंतरीय रस हो। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या उपस्थित होते हैं? परागकश में परागकण होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद निषेचन के बाद फल बदलता है, तो निषेचन के बाद फल में क्या बदलता है? तो अंडाशय जो होता है, ठीक है, जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, ठीक है, और बीजांडासन जो होता है वो बीज में बदल जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पुष्प का भाग फल में बदलता है? तो ये अंडाशय होता है। इसके बाद हमारे पास पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। सबसे पहले बाह्य दल, फिर क्या होता है? पुमंग, फिर जायंग, यानी कि सबसे बाहर को कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनीशियम। इसके बाद हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? हम जानते हैं 4 वेश्म होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 एट्रियम, माफ कीजिए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, यानी कि कुल 4 वेश्म, 4 चैम्बर हृदय में यानी ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। अब खंड खा में वर्णात्मक प्रश्न है, तो सबसे पहला वर्णात्मक प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्णात्मक प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है, जब दूर का तो स्पष्ट दिखाए लेकिन निकट का स्पष्ट ना दिखाए तो दूरदृष्टि दोष इसे कहते हैं। इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। चित्र भी बनाना है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम बनाइए, नियम लिखिए तथा चित्र बनाइए, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम और चित्र। इसके बाद एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने? इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऊपर दिया हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में दिया था। बच्चों, इसका निर्माण किस तरह से करते हैं? इसका निर्माण जिप्सम को गर्म करके किया जाता है। इसके 2 उपयोग मूर्तियां बनाने में और प्लास्टर चढ़ाने में। हड्डी टूट जाने पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ाया जाता है। इसका सूचक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? संयोजन अभिक्रिया पूछ ली गई है। यकृत और आग्नेयाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाकर कोई 4 कार्य लिखो। इसके बाद श्वसन की परिभाषा समीकरण सहित लिखो अथवा ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखो। इसके बाद धमनी और शिरा में अंतर पूछ लिया गया है और निम्न को परिभाषित कीजिए। परागण क्या होता है? द्विनिषेचन क्या होता है? और विखंडन क्या होता है? क्या? परागण, द्विनिषेचन और विखंडन। तो ये यहाँ पर मैंने पूरा आपको पेपर दिखाया, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन भी हम लाने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर था, सिंपल क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। जो आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन बैंक वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने करा दिए हैं। बाकी प्रश्न भी मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता रहूंगा, उनका सॉल्यूशन भी लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी सभी पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा सभी की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपको पढ़ना है,
इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाओ ज्वाइन करो और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।